या आपको लगता है कि नहीं ताइवान की तरह अब भारत का साथ देना भी अमेरिकी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है ये सारी चीजें? लगता क्या है आपको ये सारा सूरत हाल देखकर कि अमेरिका असल में खड़ा कहाँ है? क्या चीन के खिलाफ वो इस हद तक जाएगा कि भारत का साथ देगा हर मामले? जिसमें भारत का चाइना के साथ 1962 ऑनवर्ड से अभी तक चल रहा है। और अभी आपने जो जिक्र किया उनका जो 3300 तकरीबन 2100 माइल के करीब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर बेतहाशा जगहों पे तमाम जगहों पे डिस्प्यूट और डीमार्केटिंग और मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आ रहे हैं। और ये 30 जून 2020 से अभी तक का अगर हम उसका जिक्र करें तो तकरीबन 30 माह हो चुके हैं जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है, जो वाकई शुरू हुआ था गलवान वैली में। अब उसका जो हम साइड इफेक्ट देख रहे हैं वो ये है कि तकरीबन 16 राउंड्स हो चुके हैं नेगोशिएशन के हाईएस्ट लेवल पे दोनों ममालिक की तरफ से। चाइना की तरफ से इस वक्त तकरीबन, बल्कि चाइना और भारत दोनों की तरफ से 7 ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है जहां पे फोर्सेस को आगे पीछे हटना है या रुकना है। उनमें से 2 जगहों पे चाइना का क्लेम है और उसने कहा है कि उसके ऊपर बात नहीं होगी। सिर्फ 5 वो ऐसे एरियाज हैं जिस पे बात हो रही है और उसमें भी दोनों साइडों ने चंद मील पीछे जाके एक नो पेट्रोलिंग जोन बना ली है। तो ये जिस वाकये का भी आपने जिक्र किया, ये 9 जनवरी दिसंबर को होता है और 3-4 दिन के बाद राजनाथ सिंह जब पार्लियामेंट में आते हैं और उनसे सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर गुफ्तगू होती है, तब वो इकरार करते हैं कि जी वाकई ऐसा हुआ था। तो एक इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि वो छुपाना चाह रहे थे अपनी जो हर्जा सराई उनकी हो रही है बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे। और दूसरा ये है कि वो इन चीजों को अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश, जिसका आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया और सवाल भी किया, इसकी बड़ी अहमियत इस सेंस में है कि यहाँ पे जो छठे उनके दलाई लामा थे चाइना के, ये उनकी पैदाइश की जगह है। और इस वक्त जो उनके 14वें दलाई लामा है वो एक डिस्प्यूटेड उस टेरिटरी के अंदर जो है धर्मशाला में रह रहे हैं। और उनकी अगले आने वाले चंद महीनों में या चंद अगर आप दिन के हैं हफ्ते, तो उसमें उनकी रिप्लेसमेंट होनी और 15वें दलाई लामा आने हैं। तो एक बड़ा सेंसिटिव मामला बना हुआ है जिसमें चाइनीज हुकूमत की तरफ से ऑलरेडी बता दिया गया कि कौन आएगा। और भारत जो है इंस्टिगेट कर रहा है इस मामले में, और इसलिए इस वाकये के ऊपर जो है ये जो इलाका आपने पूछा है तवांग का, इसकी अहमियत और ज्यादा हो जाती है उस 6 दलाई लामा की जाए पैदाश की वजह से। और दूसरा चाइना का क्लेम है कि ये पूरा जो सूबा है ये चाइना का है। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि चीन से मुत्तजिल जो सरहद है उसी पर भारत और अमेरिका की मुश्तरका फौजी मशकें भी हुई हैं और जाहिर है कि चीन ने इस पर रिएक्ट भी किया था, एतराज़ात भी उठाए थे। लेकिन अमेरिका ने उसके बाद कहा कि जो मशकें हुई हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, इसका चीन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या आपको लगता है कि नहीं ताइवान की तरह अब भारत का साथ देना भी अमेरिकी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है ये सारी चीजें? लगता क्या है आपको ये सारा सूरत हाल देखकर कि अमेरिका असल में खड़ा कहाँ है? क्या चीन के खिलाफ वो इस हद तक जाएगा कि भारत का साथ देगा हर मामले पर? ये बेसिकली 30 नवंबर को एक हाई एल्टीट्यूड एक्सरसाइज होती है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड भी नॉर्दर्न जो इंडिया की एक स्टेट है जिसके काफी सारे जो जिला हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आते हैं और जहाँ पे डिस्प्यूट है कि ये इलाका किसके पास है, जिसमें नीलांग है, पोलाम सोदा है, संग झंगधाग है, लपथल है और ऐसे कुछ और इलाके हैं। उसमें बड़ी एक अजीब सी बात है कि इंडिया ने और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक एक्सरसाइज की जिसको ऑब्वियसली चाइना ने, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया, उसको चैलेंज किया। अब जो आपका सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन सेंस है कि हम पिछले चंद महीनों से गुफ्तगू कर रहे हैं कि चाइना का वो इलाका ताइवान, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिलीव करता है कि वो वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चाइना का हिस्सा है, उसमें वो अपने जो है वो वफूद भेज के एक ऐसी कोशिश कर रहा है जिसमें वहां के लोगों को उकसाया जाए कि वो आजादी की तरफ जाएं या कुछ ऐसे अनासर को प्रमोट करें जो कि दी जा सके ना किसी तौर। एग्जैक्टली। तो ये उस सेंस में ये बेसिकली जो आपका सवाल है ये अहमियत हामिल इसलिए है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस वक्त भी
इंडिया को एशिया पैसिफिक, या आप उसको वो इंडो पैसिफिक कहते हैं, उसके अंदर एक बड़ा अहम रोल दे दिया है। उसको वेपनरी को बेच रहा है, उसके अलावा जो है उसके साथ उसको क्वाड का एक हिस्सा बना लिया, एक ऐसा सिक्योरिटी डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि अभी तक ओवरटली अब खुल के सामने आ गया है कि वो चाइना को कंटेन करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे जो है वो डिफेंस सिक्योरिटी मैकेनिज्म बना रहा है जिसमें वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वो नहीं मानता। हुमायूं साहब, अमेरिका चाइना के खिलाफ कहां तक जा रहा है, किस हद तक जा रहा है, इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम भारत की जानिब वापस आ जाएं और बात कर लें कि वो किस हद तक जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में। 23 जून 2021 को जौहर टाउन, लाहौर का इलाका, वहां एक धमाका होता है, काफी जानी नुकसान होता है इसमें, लेकिन पता चलता है जी कि इसमें तो रॉ मुलव्वस है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बताया है कि कई मुल्जिमान को अरेस्ट किया गया है जिनका ताल्लुक जो है वो रॉ से है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान का ये जो भारत का दहशत गर्दाना मकरू चेहरा है, इसको आलमी सतह पर उठाया जाना चाहिए? इस फैसले के अंदर इतनी जान होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास तमाम शवाहिद, तमाम चीजें, ठोस सबूत होने चाहिए कि जब हम इसको आलमी सतह पर उठाएं तो वाकईतन लोगों को पता चले, पता है भी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मफादात के लिए उसको नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन हम कुछ ऐसे ठोस इकदाम करें कि अब की बार नजरअंदाज ना हो सके भारत की ये दहशतगर्दी। हुमायूं साहब। बिल्कुल एब्सोल्युटली। आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने एडिशनल आईजी सीटीडी के साथ वो की और बहुत सारे शवाहिद सामने रखे, ये एक वाकया नहीं है। इसके अलावा हमने बहुत अरसे पहले देखा उनके जो इंडियन नेवी के एक ऑफिसर थे, जिनकी हमने देखा रॉ के कुलभूषण यादव जो हैं वो पकड़े गए बलूचिस्तान के एरिया के अलावा। उसके अलावा 2015-16 में हमने देखा कि इंडिया ने पूरा एक सेटअप बनाया है, उसको एंटी सीपैक सेल कहते हैं रॉ के अंदर, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि कश्मीर में जो उनके मजालिम है वो पूरी दुनिया के सामने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसमें बावजूद इसके कि यूएन की बेतहाशा रेजोल्यूशन वो कहती हैं। तो ये सारी चीजें इस चीज की तरफ इशारा करती हैं। और फिर अब हम पिछले चंद अरसे से देख रहे हैं कि वो अपनी माइनॉरिटीज के साथ उनके रवैये क्या हैं, मुसलमानों के साथ पर्टिकुलरली क्या हैं। बाबरी मस्जिद का वाकया देख लें, बांग्लादेश के अंदर जो सिटीजन एक्ट है जो बंगाल के अंदर है, उसके अलावा जो उनके अब उनकी टॉप लीडरशिप देख लें, योगी आदित्यनाथ को देख लें, उसके अलावा जो है अमित शाह साहब को देख लें, उसके अलावा अपने जो हमारे उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो शुरू से ही उनको जो है मुख्तलिफ किस्म के अलगापात दिए गए, बुचर ऑफ बंगाल भी उनको कहा गया, गुजरात। तो ये सारी चीजें इसकी तरफ इशारा करती हैं कि उन्होंने एक इस किस्म का चीज बना ली, अपना आइडिया बना लिया कि एक पाकिस्तान को उन्होंने तंग करना है। अब पाकिस्तान के पास इसके जरिए क्या है इसको रोकने के? हमारा जो बड़ा अहम मौक़िफ़ था, हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर डोजियर जमा कराए हैं, जिसमें हमने बहुत सबूतों के साथ ये चीज सामने रखी है कि इस वक्त जो उनकी तरफ से दहशतगर्दी हो रही है स्टेट स्पॉन्सर्ड, उसको रोका जाए। फिर हमने देखा कि उन्होंने एनडीएस जो पिछली हुकूमत में अफगानिस्तान के थे उनके साथ मिलकर हमारे बॉर्डर एरियाज में क्या किया। फिर हमें जो मुख्तलिफ वाकयात मिलते हैं जिसमें टीटीपी के साथ मिलकर वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो सीपैक है उसको सैबोटाज करने के लिए। फिर हमने डिसइंफो लैब का जिक्र सुना यूरोप के अंदर, जो 250 के करीब या बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा ऐसी वेबसाइट थी जो सिर्फ फेक न्यूज को फैला रही थी ताकि दुनिया के ममालिक जो हैं पाकिस्तान से मुतनफिर हों। फिर हमने FATF के अंदर देखा कि वो पाकिस्तान को खामखा जो है वो बावजूद इसके कि हमने बहुत सारे जो उनके 27 के करीब, मैं पिछली बात कर रहा हूँ उस वक्त जब हम उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे थे और हमारे हो चुके थे, लेकिन भारत की शय के ऊपर बहुत सारे ममालिक हमें उसके ऊपर से निकालने से दरेगा थे। तो ये सारी पॉलिसीज थी, लेकिन मेरा ख्याल है आज के वाकये से और उसके बाद जो हमारा पिछला FATF से पाकिस्तान का निकलना ये, और फिर दहशतगर्दी के अंदर पाकिस्तान की दुनिया के अंदर सराहा जाना, ये इस चीज की गमाजी करता था कि दुनिया के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि वो भारत की बहुत सारी जो। और हुमायूं साहब, यहाँ हम क्रेडिट देना चाहेंगे वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी को, मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की गई हैं, दुनिया में जाकर लोगों से मुलाकातें करके मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की हैं इन दोनों शख्सियात ने। उनको बताया है कि पाकिस्तान को भारत की वजह से कहाँ कहाँ किन किन मसाइल का सामना है। और इसी दौरान एक और अहम चीज़ हुई थी, OIC सेक्रेटरी जनरल वक्त जो है उसने 10 से 12 दिसंबर तक आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया, कश्मीर कॉज के लिए भरपूर हिमायत की यकीन दहानी भी कराई, और इसमें भारत को बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट भी हुई, बहुत तिलमिलाया भी वो। लेकिन क्या भारत को गुस्सा सिर्फ इस बात पर है कि बाकी दुनिया की तरह अब इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है OIC वो चुप बैठने वाली नहीं है? कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान बहुत सरगर्म अब हो चुका है, वजीर खारिजा हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, इस बात से भारत अब खायफ है?
जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बल्कि पिछले चंद महीनों से हमने देखा कि हमारी जो टॉप लीडरशिप थी, सिविलियन एज़ वेल एज़ मिलिट्री, प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे इंटेलिजेंस की चीफ से लेके हमारे आर्मी चीफ से लेके हमारे फॉरेन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, फिर जो हमारे डिफरेंट मंदूबीन हैं, ये जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने हर मौके पे ओआईसी का जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर के ऊपर, उसकी तरफ से जो है मुख्तलिफ मौकों के ऊपर बोला गया। अब ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का यहाँ पे आना और लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करना, और फिर उनका जो मौक़िफ़ दोहराना वो ये था कि यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कश्मीरी अवाम की उमंगों को देखते हुए इस मामले को हल करना, जो कि हमेशा से पाकिस्तान का स्टांस रहा। तो मेरा ख्याल है ऐसी अब चीजें होना शुरू हुई हैं, जिससे भारत को लग रहा था कि वो अपनी इकोनॉमिक माइट इस्तेमाल करके हमारे कुछ इस्लामी ममालिक को अपनी तरफ खींच लेता था। वहां पे भी हर मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सब जा रहे हैं मुख्तलिफ मौके पर। अभी आपने जो जिक्र किया, इस वक्त वो अमेरिका के अंदर है, वहां पे भी कश्मीर के ऊपर 12 मुख्तलिफ जगहों पे उनकी जो है वो गुफ्तगू होगी और उसको इनंसिएट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो भारत को मेरा ख्याल है बुरी लग रही हैं, और उसी को देखते वो इस किस्म के जो है हरकतें कर रहा है, जिसमें कभी वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करता है, कभी इस किस्म की पॉलिसीज करता है कि कश्मीर के अंदर जो है मिलियंस के करीब लोगों को दुनिया की सबसे खुली और बड़ी जेल के तौर पर रखा हुआ है, इकोनॉमिक और उनका वो ब्लैकआउट कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें, एक तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस है, दूसरी मेरा ख्याल है कश्मीर के अवाम की इंडिजिनस जो स्ट्रगल है वो भी अब दुनिया के सामने आना शुरू हो गई है। उसको भी जो है अब जो है वो सराहा जा रहा है, और जिससे भारत को अब ज्यादा लग रहा है हमें। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब।